नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबर है, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2021 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नीचे इसके कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, अजंता की गुफाएं भगोरा नदी घाट में स्थित है। दूसरा है, सांची स्तूप चंबल नदी घाट में स्थित है। तीसरा है, पांडुलीना गुफा मंदिर नर्मदा नदी घाट में स्थित है। और चौथा है, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाट में स्थित है। तो आप लोग चिंता कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। तिहाड़ जेल भेजे गए सीएम केजरीवाल। आबकारी घोटाला, सीएम ने ईडी को बताया आतिशी व भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे नायर। जांच एजेंसी ने दोहराया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं दिया फोन का पासवर्ड। तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रखे गए सीएम 15 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंस में कराना होगा इन्हें पेश। अब आपको पता ही होगा, जो दिल्ली के सीएम थे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता, इन्हें अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ईडी ने अपनी हिरासत में ली थी। इनके ऊपर आरोप लगाया था मनी लॉन्ड्रिंग और आबकारी घोटाले का इन पे आरोप लगाया गया था, जिन पे इनको 9 बार समन भेजा गया, लेकिन ये ईडी के सामने पेश नहीं हुए। बाद में सीबीआई की जांच के साथ साथ ईडी ने इन पे गिरफ्तारी इन्हें कर लिया है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ये जो ईडी है, ये राजस्व विभाग के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक एजेंसी काम करती है, जिसके बारे में आप लोग जानते रहिए। अब देखते हैं क्या मामला आता है, क्योंकि आपको अब पता है कि इनको जेल भेज दिया गया और अभी हाल ही में ये अभी अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो इनके ये भी आरोप लग रहे हैं कि ये अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन ये अभी ऐसे कहा जाए, जो इनके पार्टी के नेता है कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री रहेंगे वो केजरीवाल ही रहेंगे। तो ऐसे लेके बातें चल रही हैं। पहली बार भारत का रिकॉर्ड 21,000 करोड़ का रक्षा निर्यात। देश का रक्षा निर्यात पहली बार बेतहास बढ़ा। स्वतंत्र भारत के इतिहास के रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर देश की एक मजबूत बड़ी सफलता को घोषणा करते हुए यह भारत के 84 देशों में अपने रक्षा बेचकर यह चमत्कार लगाने का लक्ष्य हासिल किया। रूस, यूएई, सऊदी अरब, इजराइल, इटली समेत 84 देशों को अपने उत्पाद बेचे हैं। और अच्छा उत्पाद के निर्यात में एक वित्त वर्ष में 32.5% का उछाल आया। इससे पहले 18,920 करोड़ रुपए ही था, इससे पहले का जो वित्त वर्ष का अनुमान रिकॉर्ड जारी किया गया था। तो चुनाव होने तक कांग्रेस से नहीं होगी कर वसूली। आयकर विभाग की ओर से एससी तुषार मेहता ने दिए सुप्रीम कोर्ट में भरोसा। कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जितना वसूला कर वह गलत है। इनकम टैक्स जो विभाग है, इनकम टैक्स विभाग, इसने अभी हाल ही में देख रहे हैं कि आपको पता है जल्दी आम चुनाव होने वाले, उसी को देखते हुए ये जो कांग्रेस पे मतलब भेजे थे कि कितना इनके ऊपर कर वसूली का टैक्स है, उस नोटिस को खारिज करते हुए उसकी और डेट बढ़ा दी। 24 जुलाई को इस डेट पे पुनः कार्रवाई करने की बात कही है आयकर विभाग ने। आयकर विभाग यानी टैक्स जो है, इनकम टैक्स भारत सरकार का विभाग है जो सरकार के संबंधित सभी पहलुओं पर दृष्टि रखता है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन राज्य राजस्व विभाग के अस्तित्व में आता है और इसका गठन 1860 में हुआ था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। अब कांग्रेस का आपको पता है, कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात भारत के एक प्रमुख राजनीतिक दल में से एक है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, जिससे भी आप लोग जानते रहिए। वर्तमान में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इनके बारे में आप लोग जानते रहिए। अब देख रहे हैं कि इन पे अभी इनकम टैक्स की ओर से कुछ नोटिस भेजी गई थी। अरुणाचल की जगहों का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। भारत कह रहा है अरुणाचल की 30 जगहों को चीन ने दिए नए नाम। जारी की चौथी सूची। पिछले महीनों में भी
अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को भारत ने किया था खारिज। अब आपको ये देखने को मिला होगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन और भारत में लगातार विवाद चलता आ रहा है। ये विवाद आपको तब से देखने को जब मिला जब अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जो सुलह टनल मतलब खोले थे, तो उसमें मतलब कहा गया था कि इसमें सभी प्रकार हर प्रकार की जो प्रक्रिया होगी वो चलेगी, जिसमें सैनिक भी होगा, हर मौसम में हर तरह की सारी प्रक्रिया चलेंगी। तो इससे पहले कि चीन का विवाद काफ़ी चल रहा है कि जो भारत है इसमें मतलब अरुणाचल प्रदेश में उसे कोई भी प्रोजेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भारत ने उसका जवाब देते हुए कहा था कि भारत एक वो अरुणाचल प्रदेश हमारा एक अभिन्न हिस्सा है, उस पर हम कोई भी प्रोजेक्ट लगा सकते, कोई भी उस पर हम डेवलपमेंट का कार्य कर सकते हैं। अब इसी को देखते आगे चलते, और अभी कुछ हाल ही में कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी इस पर एक टिप्पणी की थी कि भारत जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का भी हिस्सा है। उसी में चीन लेके इस चीज़ का भी सीधे सीधे विवाद देखने को मिलता आ रहा है कि कोई भी दूसरा देश मतलब कोई तीसरा देश भारत और चीन के बीच के विवादों में ऐसे ना पड़े, सामने से जाके बात ना करे। देखने वैसे मामला ही चलता रहा। और ये चीन का जो ये पहली बार इसने ये सूची जारी नहीं की, इससे पहले भी इसने सूची जारी करी है और ये सूची जारी की है। और उसमें पहली सूची 2017 में जिसमें 6 स्थानों पर उसने ये किया था, दूसरी सूची 2021 में जिसमें 15 स्थानों पर, और तीसरी सूची 2023 में जिसमें 11 स्थान पर। इस सूची जारी करने का मतलब ये होता है कि अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में प्रदर्शित करना, और जो भी चाइना की वेबसाइट होंगी उस पर अरुणाचल प्रदेश की वही नाम दिया जाएगा। तो इसी पे लेके देख रहे हैं काफ़ी बात चल रहा है। एक तरह के ये जारी करने का मतलब चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश पे अपना एक दावा ठोक रहा है, तो देख रहे हो अपना हिस्सा मान रहा है। लेकिन आपको पता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। तो उस पर क्या सामने बाद में इसका निर्णय निकल सामने आता है उसे हम देख लेंगे। यह आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। आपने फिर दोहराया केजरीवाल ही रहेंगे मुख्यमंत्री। अब देख रहे हैं कि इन्हें जेल में भेज दिया गया है, फिर भी बोल रहे हैं कि इन्हें वही मुख्यमंत्री रहेंगे, पद में अपने कार्य मतलब जेल में रहते हुए कार्य करेंगे। लेकिन अब ये बताइए कि जेल में मुख्यमंत्री का कार्य केवल रजिस्टर पे साइन करना नहीं होता, क्योंकि मुख्यमंत्री का होता है कैबिनेट बुलाना और लोगों से लिखित और मौखिक भी बात करना, उन्हें दिशा निर्देश देना, और भी सारे काम होते हैं। केवल हस्ताक्षर करना मुख्यमंत्री काम नहीं होता। तो इसे लेके काफ़ी विवाद चल रहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटेंगे, इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, ऐसे कार्य काफ़ी चल रहे हैं। अब यहाँ आपको राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उसी पे लेके इलेक्शन पे अब इस पूरी खबरें इस समय रहती हैं। नोटा को लेकर जागरूकता के लिए उठाए गए पर्याप्त कदम, हाई कोर्ट करी है। बॉम्बे हाई कोर्ट में जन याचिका को किया खारिज। नोटा की अगर हम बात करें चुनाव सुधार मतलब चुनाव व्यवस्था में एक चुनाव सुधार का अहम हिस्सा माना जाता है। 2013 में नोटा व्यवस्था लागू किया गया था। नोटा का मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ द अबव। यह व्यवस्था मतदाता को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट न देने और मतदाता की पसंद को रिकॉर्ड करने का विकल्प देती है। पहले जब भी कोई मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का फैसला करते थे तो मतदाताओं को बूथ के पीठासीन अधिकारियों को बताना होता था और एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होता, लेकिन इससे मतदाता के वोट का सीक्रेट बैलेट का अधिकार का नुकसान होता था। इसी को चलते इसी को आगे बढ़ावा देने के लिए इसको सीक्रेट का मतलब उसका जो सीक्रेट है उसका अधिकार का उल्लंघन न करते हुए ये 2013 में नोटा व्यवस्था लाया गया था। नोटा यानी नॉन ऑफ द अबव की बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं आज के आगे क्या खास खबर उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षा जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। विकसित देश में राजनीतिक दल सरकारी नौकरी बढ़ाने की जगह उद्योग धंधों को बढ़ावा देकर रोजगार पैदा करने की करते हैं, लेकिन भारत में उल्टी कहानी है। अब देख रहे हैं कि अपने उत्कृष्ट दिनों में भारत एक अहम प्रधान और कारोबारी देश रहा। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में आए यूनानी सम्राट सेल्यूकस ने राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में इंडिका में भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख किया है। अब देख रहे हैं पिछले जो इतिहास की कहानी थी उन्हीं से सीख लेने की बात कही जा रही है भारत को। जेल में केजरीवाल। अब देख रहे हैं आबकारी घोटाले में जो आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल उन्हें जेल में भेजा गया ना, उन्हीं की लेके आज ये लिखा है वो आर्टिकल। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लेना, कोई बात ही नहीं। समान जन की पहुंच में हवाई यात्रा। हाल ही में फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस समय 148 हवाई अड्डे हैं। वर्ष 2014 में यह संख्या सिर्फ 74 थी और 2023 के घरेलू हवाई यात्रा परिवहन 8.3% की ओर प्रतिशत दर से बढ़ा। इस दौरान 15.20 करोड़ लोग
ने हवाई यात्रा की। दरअसल उड़ान जैसी योजना ने हवाई सफर में ग्रामीण एवं कस्बाई लोगों के मौजूदगी भी बढ़ाई है। विमान सेवा अब सिर्फ उच्च वर्ग तक सीमित नहीं है, अब आम जन में भी हवाई सेवा से अपनी मंजिल तय कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि जो अभी 10 साल में सत्ता पे जो सरकार थी, उससे पहले जो सरकार थी उसी पे लेके तुलना करके ये आंकड़ा जारी हुआ है। फिक्की की तरफ से ये रिपोर्ट जारी हुई है कि इसमें पहले कितने थे हवाई यात्रा के लिए, कितनी जहाजें थी और वर्तमान में हवाई अड्डे कितने हैं, तो उसी पे लेके बातें चल रही हैं। शपथ लेने के अगले दिन से ही काम करने के लिए तैयार हैं अफसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी आम चुनाव के विजयी होने के आत्मविश्वास से लबरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ब्यूरोक्रेसी की ओर तरफ इशारा करते हुए कहा कि ज़्यादा काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका कारण है कि यह शपथ लेने के दूसरे दिन से उनके पास बहुत ज़्यादा काम होगा। आपको पता है अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, 19 अप्रैल को पहला चरण का चुनाव किया जाएगा। अब उसी पे लेके मतलब अपना एक आत्मविश्वास से लेके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब अगले जो चुनाव मतलब शपथ लेने के दूसरे दिन ही हम काम करने की बात कर देंगे। और ये जो बात की है इन्होंने अभी, जो आपको पता है आरबीआई का 90 साल वर्ष पूरा हो गया है, तो उसी पे लेके स्थापना वर्ष के समारोह आयोजित में यह बात इन्होंने कही है। आरबीआई की अगर हम बात कर ले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। इसे 1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना में यंग हिल्टन आयोग यानी शाही आयोग की सिफारिश से इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय जो पहले था वो कोलकाता था, बाद में 1937 में मुंबई इसका मुख्यालय बना दिया गया था। और इस बार इसका जो स्थापना दिवस मनाया गया वो इसके 90 वर्ष पूरे हो चुके, 90 वर्ष में ये अपना प्रवेश कर चुका है। इसके पहले इसके पहले जो मुख्यालय था जब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसमें इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार ये सभी 4 देश आरबीआई के हाथ में थे। यह एक सेंट्रल बैंक है। इसका मुख्य कार्य नोट छापना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका जो लोगो है इस समय वर्तमान में ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके पहले जो भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख है। वर्तमान में कौन है इसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, और वो उनका कौन सा क्रम है इस बार जो वर्तमान में भारतीय गवर्नर है, तो उनका क्रम क्या है और उनका नाम क्या है, तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ताड़ का वृक्ष यानी इसे पाम ट्री भी कहते हैं, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा यात्री कार बाजार बना। कार बाजार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय कंपनी ने 42.3 लाख यात्री वाहन बेचे। भारत का यात्री कार बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार कार बन गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश के यात्री कारों की कुल बिक्री 42.3 लाख रही। इसके साथ ही भारत ने यात्री कारों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया। बीते 2 वर्षों के दौरान भारत दुनिया के 2 कार बाजारों जिससे पहले जर्मनी और दूसरे अरब को बिक्री के मामले में पीछे छोड़ चुका है। अब यह देश को आर्थिक विकास दर के लंबे समय से 4.7 से 8% तक बनाने की संभावना हो रही है। तो भारतीय कार बाजार का दमखम और बढ़ सकता है। यात्री वाहन बिक्री के मामले में भारत अब अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ेगा। अब यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबर मिल जाएंगी। दमिश्क में ईरानी दूतावास पर इजराइल हमलावर 6 मारे गए। मरने वाले सैन्य में सलाहकार जनरल जहोदी शामिल थे। ये दमिश्क आपको जो सीरिया की राजधानी दमिश्क है उसकी बात हो रही है। आपको पता है इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है ना, इस समय युद्ध चला, उसी के बीच ये बात हो रही है। और इसका जो शुरुआत हुआ था 7 अक्टूबर को हुआ था, जब यहूदी धर्म के लोग इजराइल में जो यहूदी धर्म है उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण पर्व सुकोत मनाना है। तभी जो हमास है जो एक आतंकी संगठन है, फिलिस्तीन का जो एक आतंकी संगठन है हमास, उसी पे लेके विवाद चल रहा है। तो आपको पता होगा जो जब ये अपना महत्वपूर्ण पर्व मना रहे थे 7 अक्टूबर को यहूदी धर्म के लोग सुकोत, पर्व का नाम सुकोत था, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तब जो हमास है वो लोग अचानक से मतलब पीछे से लगभग 500 मिसाइलों से उस पर धावा बोला था। तब से युद्ध अभी चल रहा है और इसका क्या परिणाम जारी होगा, कब तक ये चलेगा, इसका भी कोई निर्णय सामने नहीं आया है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में हाइपरसोनिक जिक्रन मिसाइल का किया परीक्षण। यूक्रेन ने कहा इस साल कीव पर हमले में नई पीढ़ी की इस मिसाइल की ली गई मदद और हास्यात्मक हवाना सिंड्रोम के पीछे रूस का हाथ होने की केमिकल ने किया खारिज। कीव यानी जो यूक्रेन की राजधानी उसकी बात हो रही है, रूस की राजधानी मॉस्को है, इसकी बात हो रही है। जिसे भी आप लोग देखते हैं कब तक ये चलता है। बोल्ट ने मुंबई को घर पे दिया जोर का झटका। आपको पता इस समय आईपीएल चल रहा था, राजस्थान ने 6 विकेट से हराया मुंबई को।
और आज आरसीबी और एलएसजी के बीच होगा मैच आईपीएल का। तो देखते रहिए क्या इसका लास्ट में जब इसका परिणाम जारी होगा तो उसे हम लोग देख लेंगे। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट से चैनल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। 28 साल बाद क्रिकेट विश्व कप जीतकर भारत ने रचा इतिहास। 2011 में आज ही भारतीय क्रिकेट टीम ने वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट विश्व कप में के फाइनल मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर इतिहास रचा था। महेंद्र सिंह धोनी ने की 95 रन की नवाब पारी अहम योगदान रहा। इससे पहले 1983 में भारत ने विश्व कप जीता था, तब उस समय जो भारत के कप्तान थे वो कपिल देव थे। अगर हम विश्व कप की बात कर लें, वर्ल्ड कप वर्ष 1975 में पहला विश्व कप क्रिकेट इंग्लैंड में खेला गया था। 7 जून से 21 जुलाई तक खेली गई इस प्रतियोगिता में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। 8 टीमों कौन कौन सी थी? इंग्लैंड थी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीका इस खेल में अपना भाग ली थी। और इस खेल का जो आयोजन है आईसीसी के द्वारा कराया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसके बारे में आप लोग जानते रहिए। आपको पता है इस बार का जो आईसीसी वर्ल्ड कप का जो हुआ था उसकी जो मेज़बानी भारत ने की थी, और इस बार जो जीते थी वो ऑस्ट्रेलिया जीती थी। लगातार 6वीं बार इसने अपने नाम पे वर्ल्ड कप किया था, इससे भी आप लोग जानते रहिए। देश भर में सी सेक्शन की प्रसव की संख्या 4 गुना वृद्धि, छत्तीसगढ़ में 10 गुना और तमिलनाडु में 3 गुना। सी सेक्शन की जो प्रसव होता है मतलब कि अगर सामान्य तरफ से सी सेक्शन डिलीवरी तब की जाती है जब माँ के लिए योनि के माध्यम से बच्चे को जन्म देना संभव या सुरक्षित नहीं होता, तब यह प्रक्रिया अब आधिकारिक तौर पर अपनाई जाती है। इधर आपको मूवीज जुड़ी खबर मिल जाएंगे, इंटरेस्ट हो पढ़िए ना तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी अजंता की गुफाएं बघोरा नदी घाट में स्थित है। तो आइए हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अजंता गुफा महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास बघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला के रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। इसमें कुल गुफाएं 29 हैं, जिनमें से 25 को विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में जाना जाता है, और जबकि 4 जो चैन या प्रार्थना हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल बौद्ध कला के चित्र, मूर्तियों और मंदिरों का संग्रह है, जिसका निर्माण 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच किया गया था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। यह बेतवा नदी के ठीक पश्चिमी की ओर पश्चिमी में विदिशा से लगभग 5 मील यानी 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक ऊंची पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इसे वर्ष 1889 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। बौद्ध स्मारक पांडव लेने गुफा, जिन्हें पांडु लेना गुफा के नाम जाना जाता है, और ये गुफा त्रिदशमी गुफा के नाम से जाना जाता है। ये नासिक शहर की त्रिशुमी पहाड़ी के उत्तर ओर स्थित है। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अमरावती गुफा एक हाथी के वश में करते हुए भगवान बुद्ध को मानव रूप में दिखाया गया है। स्तूप सांची की तुलना में लंबा है और विशाल गोलाकार गुंबद वाले के साथ साथ 4 भुजाओं 4 दिशाओं में फैले हुए ऊंचे मंच पर है। अमरावती स्तूप कृष्णा नदी के पास स्थित है। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।